नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, 5 विधानसभा के चुनाव नतीजे आ गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई, बल्कि गोवा में तीसरी बार बन गई। बहुत थोड़ी सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय राजनीति में स्थिरता का एक मैसेज मिल गया है। उत्तर प्रदेश ने 37 साल बाद किसी एक पार्टी को दोबारा जनादेश दिया है। इसी तरह जब से उत्तराखंड बना है, तब से पहली बार जनता ने सत्ताधारी पार्टी को दूसरी बार चुना है। कहा जाता है कि नारायण दत्त तिवारी के समय 2002 से लेकर 2007 तक सबसे बढ़िया सरकार चली थी, लेकिन कांग्रेस को 2007 में जनता ने नहीं चुना था। मैसेज में यह भी साफ है कि कांग्रेस को देश की जनता ने पूरी तरह ठुकरा दिया है। पंजाब में वह बुरी तरह चुनाव हारी है और यूपी, गोवा और मणिपुर में उसकी सीटें घट गई हैं। यूपी में तो एकदम सफाया हो गया। पंजाब में कांग्रेस की हार से एक मैसेज यह भी गया है कि जनता को जहां जहां कांग्रेस का विकल्प मिलेगा, वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। गोवा इसका उदाहरण है, अब पंजाब इसका उदाहरण है। देश की आजादी के 20 साल बाद तक कांग्रेस लगातार हर राज्य में बिना बाधा चुनाव जीतती रही थी। 1947 से लेकर के 1967 तक उसके सामने कोई रुकावट कहीं नहीं आई थी। अब वह जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। एक राज्य जैसे आप गुजरात को लें तो गुजरात में 25 साल से भाजपा लगातार जीत रही है। मध्य प्रदेश में 20 साल से लगातार उसकी सरकार है। तो वह जगह जो आजादी के बाद कांग्रेस की थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। इसको स्वीकार करना होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल के अपवादों को छोड़कर भाजपा उन राज्यों में वापस आ रही है जहां उसकी सरकारें थी या 2014 के बाद बनी थी। महाराष्ट्र को मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता था। वह तो चुनाव के बाद नया गठबंधन बना, जिस वजह से भाजपा वहां सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा का गठबंधन जो शिवसेना के साथ था, वह विधानसभा चुनाव जीता था। 5 राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मापने का चुनाव था। नतीजों ने बता दिया कि देश में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा है। विपक्षी दलों ने इन 5 राज्यों को 2024 का सेमीफाइनल खुद माना था और खुद इसको सेमीफाइनल मानकर पूरी ताकत झोंक दी थी। भले ही अब वे इन चुनाव नतीजों को सेमीफाइनल मानने से इनकार करें, लेकिन इन चुनाव नतीजों ने 2024 का मैसेज भी दे दिया है। 2024 के चुनाव नतीजों की इबारत भी लिखती है। आप चाहें तो यह मैसेज भी निकाल सकते हैं कि जैसे इन चुनाव परिणामों में भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने चारों राज्यों में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन भाजपा की सीटें घटी हैं। उत्तराखंड में भी घटी, उत्तर प्रदेश में भी घटी, गोवा में भी जो मौजूदा सीटें थी उससे घटी, लेकिन मणिपुर में नहीं घटी। तो आप ये कह सकते हैं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें घट सकती हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, कई बार 22 भी होते हैं। इन चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें घटी हैं तो उसके स्थानीय कारण रहे होंगे। विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी भी एक कारण होती है और बड़ा कारण होती है। इसी तरह लोकसभा सदस्यों की भी एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, जो पिछले चुनाव में भी थी। 2014 का चुनाव जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद हारे थे 2019 में, लेकिन भाजपा की सीटें तो बढ़ी थी। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर कहीं पर है भी तो दूसरी जगह पर भाजपा जीत सकेगी, जीत जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि 2024 की इबारत
लिखी जा चुकी है। लेकिन भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था बनी हुई है। यह इस चुनाव ने बताया है। वह आस्था कोरोना की पहली लहर में महानगरों से यूपी वासियों की बड़ी पैमाने पर पलायन और उस पलायन में सैकड़ों मील तक पैदल चलने की कष्टदायक मजबूरी के बावजूद बनी हुई है। यह गजब की आस्था है। विपक्ष के नेता कह रहे थे और तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी कह रहे थे कि जिस प्रकार गांवों में पलायन करना पड़ा है, शहर से मजबूरी में पलायन करना पड़ा है और सरकार वाहन तक उपलब्ध नहीं करवा पाई, उसका असर चुनावों पर होगा। लेकिन वह असर नहीं दिखा। वह आस्था मोदी के प्रति अभी तक बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल बदइंतजामी के बावजूद वह आस्था बनी हुई है। भारत का आम आदमी इस बात को समझ चुका है कि प्रशासन में इतना गंद फैल चुका है कि इसे नरेंद्र मोदी 1-2 टर्म में खत्म नहीं कर सकते। उनकी आस्था का आधार यह है कि अगर सुधार होगा तो मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि पिछले लगातार 40-50 सालों में भारत की जनता यह देख चुकी है कि जो भी केंद्र में सरकार आती है वह अपना टाइम पास करती है और पुरानी योजनाओं में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको चला देती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जमीन पर बदलाव करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली और विकास की एक लहर पैदा हुई है देश में। यह आस्था वोट की राजनीति से बहुत ऊपर है। इस आस्था का एक आधार बाकी दलों का समस्याओं को वोट बैंक की राजनीति के चलते लंबे समय तक लटकाए रखना भी है, जिनमें राम मंदिर और अनुच्छेद 370 प्रमुख मुद्दे थे। ये दोनों मुद्दे आजादी के बाद से लटक रहे थे। इन दोनों मुद्दों को हल करके मोदी ने जनता में आस्था कायम की। ये आस्था गहरे तक छाप छोड़ चुकी है। ये दोनों मुद्दे हिंदुत्व से भी जुड़े थे। खासकर यूपी में भाजपा ने यह चुनाव हिंदुत्व और विकास के कॉम्बिनेशन बना करके लड़ा था। यूपी के चुनाव को एक बार फिर मंडल कमंडल का चुनाव भी बनाने की कोशिश की गई और मंडल कमंडल का चुनाव तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कहा भी। विपक्ष ने यह कहकर फिर एक वही भूल की जो वह 1990 से करता आ रहा था। असल में भारत के वामपंथी सेकुलर बुद्धिजीवी यह समझते हैं कि मंडल कमंडल चुनाव बना देने से हिंदुओं के पिछड़े समुदाय को भाजपा के खिलाफ किया जा सकता है। और दुर्भाग्य भारत का यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सेकुलर वामपंथी सेकुलर बुद्धिजीवियों का कब्जा है और वह हवा बना देते हैं। जब यूपी का चुनाव शुरू हुआ तो किस प्रकार हवा बनाई गई थी अखिलेश के पक्ष में, लेकिन वो जमीन पर नहीं थी। उनका यह प्रयास इस बार भी विफल हो गया, क्योंकि पिछड़ा वर्ग इस नारे के भुलावे में नहीं आया, मंडल कमंडल के नारे के प्रभाव में नहीं आया, इस भुलावे में नहीं आया। नरेंद्र मोदी अगर ब्राह्मण या ठाकुर होते तो मंडल कमंडल की राजनीति शायद चल भी जाती, अब नहीं तो कभी फिर चल जाती, लेकिन यह कभी नहीं होगा, क्योंकि खुद पिछड़ी जाति से होने के कारण मोदी मंडल और कमंडल राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। बाकी दल यह नहीं समझ पा रहे कि अब भारतीय जनता पार्टी कमंडल की राजनीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कमंडल और मंडल की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। पिछड़ों में मोदी के प्रति आकर्षण ने विपक्ष के हिंदुओं को जातीय आधार पर बांटने के प्रयासों को भी विफल कर दिया है। यह एक बड़ा बदलाव है भारतीय राजनीति में। उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों के वोटों के सारे ठेकेदार अखिलेश यादव के साथ ही ध्वस्त हो गए और ये सारे भारतीय जनता पार्टी से टूट करके जो उनके साथ गए थे वे गैर यादव पिछड़ी जातियों के ठेकेदार थे और वे अखिलेश यादव के साथ जाकर के खुद भी ध्वस्त हो गए और अपना आधार भी खो दिया। सिर्फ वही अपनी जातियों में खड़े रहे
जो मोदी योगी के साथ थे, जैसे अनुप्रिया पटेल। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम सीटों का ध्रुवीकरण करके भी बहुत बड़ी गलती करी। ऐसा करके उसने हिंदुओं को एकजुट करने में मदद की। अलबत्ता मुस्लिम यादव और जाटों का गठबंधन एक तरह से जातिवाद की राजनीति को दोहराना था, लेकिन देश की जनता अब उससे काफी ऊपर उठ चुकी है। खासकर यूपी की जनता अब उसे स्वीकार नहीं करेगी। किसे स्वीकार नहीं करेगी? जो मुस्लिमों को सामने रखकर अपनी राजनीति करना चाहेगा। जिन्ना विवाद से लेकर हिजाब विवाद तक ने हिंदुओं को फिर से भाजपा के पीछे गोलबंद होने में मदद की। यह है चुनाव का नतीजा कि आप उत्तर प्रदेश लें या उत्तराखंड लें या गोवा लें या मणिपुर लें, विकास और हिंदुत्व की जीत हुई है इन चुनावों में। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो आएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। सूचना इस माध्यम से दी जाएगी अगर आप सब्सक्राइबर हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए। जैसे ही घंटी का बटन आप दबाएंगे और मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको सूचना आएगी। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।